मेरी बहन बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 14 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से करा दी गई। सुहाग रात में वो मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई। कहने लगा, डरती क्यों हो तुम? मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वो बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहलाए बहलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वो बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोता देखा तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है। क्या कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी की मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर नहीं आए। मेरी दीदी और जीजा की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों। लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा और माँ इस शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन, जिसका नाम सुहाना था, उसकी उम्र बहुत कम है। हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा जी ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन माँ पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उनकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजाजी हमारे घर पर आए, उस वक्त उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब सुहाना की मौत हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। जीजाजी कहने लगे, आंटी, भगवान जी की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचो। खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस दिल से वहां रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की 10वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है। तुम्हें अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि जीजाजी के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सुहाना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। उसके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सुहाना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना? जीजा कहने लगा, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती? गौरी तो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वो 20 से 22 साल की होगी, मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे साथ ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। ये जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीनों बाद तुम शादी कर लेना,
ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी बनेगी, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बिट्टू छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजाजी को बुरी लगी थी। वो फौरन उठकर चले गए और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आए। बिट्टू 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रह नहीं सकता था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो वो रो रहा होता था। माँ उसे बहला फुसलाकर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में लेती तो उसका रोना बंद हो जाता था। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाना खाता था, मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है। लेकिन पता नहीं वो क्या सोचे बैठे हुए थे। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आए थे। एक ही घंटा बैठे थे। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते और फिर उठकर चले भी गए। हर महीने वो कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाया करते थे कि ये बिट्टू के खर्चे के लिए हैं। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी। अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर रह भी नहीं सकता था। मुझे अम्मा अम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया, कहने लगी कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दें। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करो। इससे इसकी माँ मत छीनो। बिट्टू गौरी को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाओ, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दो कि मैं उसके साथ रह सकूं और वो बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो दामाद? वो अभी गौरी की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा। और वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे करवा दो। जीजा ने ये बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकता था। ये सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा, तो क्या हुआ? बिट्टू गौरी को अपनी माँ समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी, जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए, जो गौरी से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो, गौरी मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना। सिर्फ बिट्टू की माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। ये बात सुनकर जीजा के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। देखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देख ले तो अपना दिल हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बिट्टू की थी। वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी।
और ऊपर से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी भी तो नहीं थी। और इधर बिट्टू भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था। जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं एतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं बिट्टू की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि बिट्टू से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और आकाश यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर आकाश के घर गई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वो मेरा जीजा था। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बात नहीं थे। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक पति पत्नी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बिट्टू के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से आकाश को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी सुहाना थी और आज भी सुहाना है और हमेशा सुहाना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो और कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करना। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप हैरान आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और बिट्टू को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही ये शादी जैसी भी हालत में की गई थी, लेकिन मेरे लिए ये एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था। मैंने सोचा, इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर देती। कम से कम वो मेरे साथ ऐसा सुलूक तो ना करता। वो आदमी तो पत्थर दिल है। कितने आराम से मुझे ये सब कुछ कहकर चला भी गया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब वो सुहाना से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वो मेरे सामने ही दीदी के प्यार की आहें भरा करता था। दीदी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता कि था वो मुझे मेरे हिस्से की खुशियां दे, मुझे मेरे हिस्से का प्यार दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। आकाश ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती। खूबसूरती में मैं दीदी से कहीं अधिक थी। खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आकाश ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी। वो चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे। पूरा दिन या तो मैं काम में लगी रहती या बिट्टू में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी जरूरत का हर सामान वो लाकर रख देता था। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत की भी जरूरत होती है, जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। हर लड़की के अंदर ये ख्वाहिश होती है। मेरा मन करता था कि वो मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का जी चाहा। मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त आकाश भी घर पर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सच सवर कर आओगी और मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलकर फूट फूट कर रोने लगी।
बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया। मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मम्मा आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूं ना। छोड़ो पापा को। मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ। आप ठीक हो जाओ। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वो भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मुझे एकदम से ये महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में बिट्टू ना होता तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। बिट्टू की वजह से ही मेरी शादी आकाश के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बिट्टू ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई। मैं अभी आपका चेहरा साफ कर देता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि मैं भी बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा था। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। मेरी सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था। बाल भी खुले रखे थे। अब ये दिन का समय था और अब आकाश के आने का समय नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में बिट्टू के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी। ये तो मेरा भांजा है, मुझे मम्मा मम्मा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह इससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सजा मैं बिट्टू को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब बिट्टू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर आकाश के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी गुस्से से आकाश घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है तुमने? शर्म नहीं आती? मैं वहां मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मार दिया। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। बिट्टू तो डर के पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में छुप चुका था और मैं बस सिसक भर कर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी थी। वो तो बिट्टू था जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने बाबा के फोन पर भेज दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई। बिट्टू दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूंगी, ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना था और अपने पति की जरूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने बिट्टू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़कर घर के सारे कामकाज किए।
मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने इन सबको आग लगा दी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना भी छोड़ दिया था। कितने कितने दिन तक मैं कंघी भी नहीं करती थी। खैर, मैं बिट्टू के साथ साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे यूं काम में चुपचाप लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। बेटू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब जो टाइम बचता मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियां क्या होती हैं ये तो मैं भूल चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी सज संवर कर जाना नहीं था। इस बार जब त्योहार आया तो आकाश नोट कर चुका था कि वो जब बिट्टू को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वो कुछ हिचके जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वो मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाप के मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, ये आप किसके लिए लाए हैं? आकाश मुझे हैरत से देखता रहा और बोला, अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना? तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वो दीदी को अभी तक भूला नहीं था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहां से जा चुकी थी। लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। त्योहार थे तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे। बाकी खानदान के सभी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब सारा मेकअप करती हैं, अपने आप को खूब सजा सवार कर रखती हैं। लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। आकाश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया। कहने लगा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो, सभी तैयार हैं। एक तुम हो कि घर के कामों में घन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, ये काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज आकाश मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। कहने लगा, तैयार हो जाओ। और मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में मैं तो इसी हालत में रहती चली आ रही हूँ। साल में न जाने कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वो लाजवाब हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? और ना ही नए कपड़े पहने हैं और ना ही तुमने ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है। सुहाना के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैंने अपने चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट सजा ली थी। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस रात जब बिट्टू सो चुका था तो यूं ही मैं अपने कमरे में गुमसी बैठी हुई थी। आकाश कमरे में आया। उसे देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात के उस वक्त आज पहली बार था जब आकाश मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ पकड़कर मुझसे बात करने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ छुड़वा लिए। कहने लगा, देखो गौरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक करता हूँ, मैं जानता हूँ। सुहाना की मोहब्बत में मैं अंधा हो चुका था।
लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि सुहाना मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल गया। मैं तो बिल्कुल ही उसका दीवाना सा हो गया था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक करता हूँ। तुमने मेरे बेटे को अपने औलाद की तरह पाला। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया। और जब यहाँ आई तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं, पर एक दोस्त के जैसा उम्मीद रखने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। मेरी कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ियों के निशान थे। वो निशानों को छूकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। कहीं ना कहीं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आकाश की आंखों में खुमारी छाने लगी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां मेरी कलाई में पहनाई। धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई। अब ये अरमान तो मेरे दिल में कब के खत्म हो चुके थे। मैं पलटकर उसे देखी और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ, और इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी ये दुआ करती थी कि आप मेरे अच्छे पति बनकर रहेंगे, मुझे मेरे हिस्से का हक देंगे, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देंगे। मैं भी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़प रही थी। लेकिन अब मेरे ये सब जज्बात मर चुके हैं। मेरे साथ प्यार से बात करने की बात तो बहुत दूर है। आपने तो मुझे नजर उठाकर देखा तक नहीं। कितना मेरा दिल चाहता था कि जब मैं तैयार हूँ तो आप मेरी तरफ तारीफ करें, मेरे लिए तोहफे लाकर मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, मेरा ख्याल रखें, मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहें। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हर बार आपने मुझे जलील किया। मुझे हर वक्त ये बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बिट्टू की माँ हूँ। अब जब सब जज्बात राख हो चुके हैं तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं। तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात जाग रहे हैं और अपने अंदर के जज्बात को ठंडा करना चाहते हैं, तो बेहतर है जाएं और दूसरी औरत से शादी कर लें, जो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से आपको खुली आजादी है, आप तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में चली आई। कुछ देर बाद आकाश भी मेरे कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर तक अपने आंसू को अपने अंदर उतारती रही। मैं चाह कर भी उसके लिए अपने अंदर जज्बात नहीं बना सकी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है, तो चाहे जो कुछ हो, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत महरूम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर कोई ये समझता है कि वो उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर मिलते हैं कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।